filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच दी है। ये उसने साफ साफ ये बोला है कि 2025 में, उसका कहना है कि 2025 में जब चुनाव होगा और मैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जब राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का, तो एक एक बंदा जिसने हमास के समर्थन में बात करी है अमेरिका, उसका वीज़ा कैंसिल करके उसको कान पकड़ के देश के बाहर निकालूंगा। ट्रंप ने बोला है कि जो तुम कॉलेज के कैंपसेस में हमास के प्रो रैलीज निकाल रहे हो, ध्यान रखना, मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा वैसे ही सबसे पहले मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा और तुम्हें निकालूंगा इस देश से, तुम्हारा वीज़ा कैंसिल करूंगा। और दोस्तों ये सही भी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, पाकिस्तान के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मल्टीप्लग टाइप का पाकिस्तान ने लगा रखा है कुछ समय के लिए कि अभी करंट तुमसे पास होगा कुछ दिनों के लिए, इलेक्टेड नहीं है, ऐसे ही लगा रखा है, कार्यवाहक टाइप का। तो मरगला डायलॉग्स एक टॉक हुई वहां पे इस्लामाबाद में, तो मरगला डायलॉग्स में उन्होंने कुछ बातें करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। मैं उनमें से बातें तो उन्होंने कई करी और पूरा 45 मिनट की तकरीर थी, लंबी से बोलते गए। उसमें से 2-3 बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और फिर मैं बाकी खबरों पे आऊंगा। पहले तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में खटपट है, इसीलिए भारत को इतना ज्यादा वेटेज मिल रहा है अमेरिका से, भारत की इतनी आवभगत हो रही है, भारत को इतना पूछा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों लोगों के बीच में यानी कि अमेरिका और चीन के बीच में खटपट है, लड़ाई है, इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था काकड़ साहब को कि सर ऐसा है, देखिए ना, बात ये नहीं कि इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। पहली बात, भारत का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो अभी की बात है, चीन और अमेरिका के बीच में खटपट। हमारी तो 1962 में जंग हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, युद्ध हो चुका है हमारा चीन के साथ, फिर 1967 में हुआ, और इतने सालों से हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन चल रहा है। वो तो चाइना भी आया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जंग से, जैसा आपने कि बोला अपनी टॉक पे कि इस लड़ाई और जंग से भारत को बड़ा फायदा हो रहा है, भारत इंसेंटिवाइज करता है कन्फ्लिक्ट को, पाकिस्तान नहीं करता, भारत करता है इंसेंटिवाइज कन्फ्लिक्ट को। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो ये मानना है ना कि भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट इसलिए मिलती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है, कोई भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, यूरोप का कोई भी बड़ा देश हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है काकड़ साहब कि वो पैसा डाले भारत में अगर उसको 100 रुपए का 200 रुपए ना मिल रहा हो, या वो 10 रुपए डाले उसको 20 रुपए ना मिल रहा हो। इन्वेस्टमेंट इमोशनल कभी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट हर समय प्रैक्टिकल होती है, और हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप समझ लीजिए। तीसरी बार आपने बोला कि हिंदुत्व के बारे में आपको ऐसा लगा कि हिंदुत्व के बारे में 2-3 बयान आपको दाग देने चाहिए, और आपने ये बयान दागा कि साहब ये सब जो हैं, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, ये स्लीपर सेल हैं और ये RSS का एजेंडा चलाते हैं, और कि इंडिया जो है, इंडिया हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ अगर इंडिया हिंदुत्व की तरफ जा रहा है? तो आपको इससे क्या खुजली है सर? आपको क्या लेना देना अगर इंडिया जा भी रहा है हिंदुत्व की तरह? आपके देश का नाम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया में 57 ऐसे देश हैं, 57 ऐसे मुल्क हैं जो अपने आप को इस्लामी मुल्क करार करते हैं और मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम इस्लामी देश हैं। अगर एक देश हिंदू हो गया तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। और ये सवाल मेरा एकेडमिक है, ये सवाल मेरा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि भारत एक्चुअली इट इज अ सेक्युलर कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं। कितने मुस्लिम ऐसे मुल्क हैं जिनको आप सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? जरा नाम बताइए। 57 है ना, 57 में से गिन के बताइए। पाकिस्तान है नहीं, तुर्की है नहीं, बांग्लादेश भी है नहीं, जरा नाम लीजिए। सऊदी अरब को आप सेक्युलर कह रहे हैं, आप UAE को सेक्युलर कह रहे हैं, आप कतर को सेक्युलर कह रहे हैं, बहरीन को कह रहे हैं, आप कुवैत को कह रहे हैं सेक्युलर, आप यमन को कह रहे हैं, सीरिया को कह रहे हैं, लेबनान को कह रहे हैं, फिलिस्तीन को कह रहे हैं, आप जॉर्डन को कह रहे हैं, आप इजिप्ट को कह रहे हैं। आप कौन सा ऐसा देश है पूरी दुनिया में, मुस्लिम देश, जहां पे कोई शेख ना हो, जहां पे कोई स्ट्रांग मैन ना हो, जहां पे कोई मिलिट्री डिक्टेटर ना हो, या फिर वहां पे मिलिट्री कू ना हो चुकी हो, या फिर उसका संविधान ये ना कहता हो कि इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ या जो भी टॉप का ब्रैकेट है वहां पे, वो सिर्फ एक मुस्लिम ही हासिल कर सकता है। अगर कोई ऐसा देश है
तो मेरे इल्म में इजाफा करिए, आई वुड लाइक टू नो। तो हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले ज़रा अपने गरेबान में देख लीजिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, और आपके डायरेक्शंस की या आपकी एडवाइस की कतई हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक झड़प हो गई बहुत तगड़ी, किसके बीच में? एर्दोगान के बीच में, नेतन्याहू के बीच में। तो एर्दोगान ने ये देखिए, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं कि एर्दोगान जो ये बयान दाग रहा है ना इजराइल की ओर, इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। पूरी लड़ाई है आलम इस्लाम की। इसकी एक्चुअल लड़ाई जो एर्दोगान की है वो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे थ्योरी क्या है, और ये सच है एकदम। थ्योरी दोस्तों ये है कि मक्का मदीना कहां पे? सऊदी अरब में। तेल कहां पे? सऊदी अरब में। और भी मुस्लिम देशों में तेल है, लेकिन सऊदी अरब में तेल का भंडार माना जाता है दुनिया का ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ नॉट द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्वॉयर्स ऑफ ऑयल इज टू बी फाउंड इन सऊदी अरेबिया। अब आप सोचिए, सऊदी अरब में तेल का भंडार मिलता है, और सऊदी अरब में तेल का जो भंडार मिलता है, उस तेल के भंडार में या उस तेल के भंडार से सऊदी अरब ने कितना फायदा उठाया, सऊदी अरब ने कितनी अपनी ताकत, अपनी इकोनॉमी, अपनी डिप्लोमेसी तगड़ी करी और मजबूत करी। उसके अलावा जैसा मैंने बोला, हरमैन शरीफ, मक्का मदीना, ये सऊदी अरब में है। तो कोई भी मुस्लिम होगा, वो जिंदगी में अगर वो अफोर्ड कर सकता है, एक ना एक बार हज जरूर जाएगा। हज नहीं जाएगा, उसके बाद उम्रा जाएगा। तो एक उनकी फंडिंग वहां से आती है, पैसा वहां से आता है, टूरिज्म से, रिलीजियस टूरिज्म से। बाकी तो ऐसी कोई जगह है नहीं सऊदी अरब में घूमने की, छोड़ के मक्का और मदीना। लोग जाते होंगे रियाद में नौकरी वोकरी करने के लिए, दैट्स अबाउट इट। मतलब ऐसी कोई टूरिज्म की प्लेसेस नहीं है कि आप जहाँ पे इंजॉय कर सकें। तो मक्का मदीना हो गया, तेल हो गया, इन दोनों के बैलेंस को लेकर सऊदी अरब ने इस्लामिक दुनिया पे धाक मचा रखी है। ओआईसी का लिटरली मालिक बैठा सऊदी अरेबिया। ये एर्दोगान को हजम नहीं होता। एर्दोगान चाहता है कि वो इस्लामिक दुनिया का हेड बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब इस्लामिक दुनिया का हेड वो कैसे बनेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं वापस नेतन्याहू की बात पे आऊंगा। वो इस्लामिक दुनिया का हेड इस तरीके से, देखिए ना उसके पास तेल है, ना मक्का मदीना तुर्की में, तो कैसे बनेगा? ना तुर्की इतना अमीर मुल्क है, हाँ यूरोप में है, पर टर्की इज नॉट अ रिच कंट्री एट ऑल। टर्की के पास इतना पैसा भी नहीं है, ज़्यादा अमीर नहीं है तुर्की। तो फिर किस तरीके से वो इस्लामिक दुनिया का हेड बन सकता है? तो उसने एक तरीका निकाला। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हमास ने आतंकी हमला करा, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी, ये सब जो हुआ है, इसमें बहुत एक बात समझने वाली है। और समझने वाली बात दोस्तों ये है कि ये जो है एर्दोगान को ये पता है कि मुस्लिम कंट्री में जो स्ट्रीट है, जो आम लोग हैं, उनकी भावनाएं फिलिस्तीन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इजराइल के अटैक को तो सऊदी अरब ने भी कंडेम करा है, और हर एक मुल्क ने, जो मुस्लिम मुल्क है, उसने कंडेम करा है। जो इजराइल ने वापसी जवाबी कार्रवाई करी है, उसकी बात कर रहा हूं, उसको कंडेम करा है। हमास के अटैक को शायद ही किसी ने कंडेम करा हो, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब चुप हो गया, जो लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है। सऊदी अरब ने ज्यादा इसके ऊपर बयानबाजी नहीं करी है दोस्तों, बोला है गलत है, सीज फायर होना चाहिए सब, लेकिन उठ के चीख कौन रहा है? तुर्की चीख रहा है। तुर्की डेली बयान दे रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि एक ना एक दिन ये लड़ाई खत्म होगी, और जब लड़ाई खत्म होगी, काफी खून खराबा हो चुका होगा, उसके बाद, उसके एंड में जो मुस्लिम स्ट्रीट है, ये 57 मुस्लिम कंट्रीज में, यहां पे जो लोग हैं, वो आलम इस्लाम का लीडर किसको मानेंगे? वो कौन शख्स था, वो लोग याद करेंगे जिसने फिलिस्तीन के ऊपर, जिसने हमास के लिए सबसे ज्यादा चीख चीख के अपनी आवाज उठाई। वो कौन लीडर था? वो एर्दोगान। ये एर्दोगान हुक इस्तेमाल कर रहा है लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। ही वॉन्ट्स टू टेक द मुस्लिम स्ट्रीट विथ हिम इन 57 इस्लामिक कंट्रीज। ये इसका माइंडसेट है दोस्तों। तो इसने नेतन्याहू को बोला कि इजराइल एक टेरर स्टेट है, इजराइल ऐसा करता है, वैसा करता है, मारकाट मचा रहा है। तो नेतन्याहू ने इसकी अच्छी तरीके से दोस्तों क्लास ले ली। नेतन्याहू ने बोला कि आप हमास के साथ हैं, आप हमास के पक्ष में बोल रहे हैं, तो कौन टेररिस्ट हुआ, इस बात से ये क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज नेतन्याहू ने बोली कि तुर्की तो वो देश है जो अपने ही गांव में बम गिराता है जहाज से, तो दहशतगर्द तो आप हुए, अपने ही लोगों को कौन मारता है? तुर्की। तो ये इनके बीच में तू मैं दोस्तों चल रही है। और दोस्तों आज की आखिरी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच दी है। ये उसने साफ साफ ये बोला है कि 2025 में, उसका कहना है कि 2025 में जब चुनाव होगा और मैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जब राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का, तो एक एक बंदा
जिसने हमास के समर्थन में बात करी है अमेरिका, उसका वीज़ा कैंसिल करके उसको कान पकड़ के देश के बाहर निकालूंगा। ये ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने बोला है कि जो तुम कॉलेज के कैंपसेस में हमास के प्रो रैलीज निकाल रहे हो, ध्यान रखना, तुम सबके बारे में पता है मुझे। मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा वैसे ही सबसे पहले मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा और तुम्हें निकालूंगा इस देश से, तुम्हारा वीज़ा कैंसिल करूंगा। और दोस्तों, ये सही भी है। ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए, ये यही भाषा समझते हैं, ठीक है, कि जिस डस्टबिन से ये लोग आए हैं, जिस कूड़ेदान से ये लोग आए हैं, ये लोग अमेरिका क्यों आए हैं? इनको लगा एक अच्छा देश है। लेकिन फिर अमेरिका को ही अगर आप फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं, आप न्यूयॉर्क को ही गाज़ा बनाना चाहते हैं, फिर क्या फ़ायदा? फिर गाज़ा में ही रहते, आप आए क्यों यहाँ पे? अगर वही सड़न गलन अपने देश की लाके अमेरिका में थोपनी है, फिर क्या फ़ायदा? तो ट्रंप ने तो साफ कह दिया कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बनूंगा उस दिन सबके वीज़ा कैंसिल और सबको वापस। मैंने देखिए ट्रंप से मैं कई बार मेरा डिसएग्रीमेंट हुआ है, मैं ट्रंप की हर एक नीति में उसका साथ नहीं हूं, लेकिन इस नीति में मैं ट्रंप के साथ बिल्कुल खड़ा हूं। ये जिहादियों को यही भाषा समझ में आती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मैं मंडे को हाजिर हूँगा, सोमवार को फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।